आज से 2 दिन बाद हमारा देश भारत आज़ादी की 69वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस आज़ादी की अहमियत क्या है, इस आज़ादी का मतलब क्या है और क्या हमारे देश के लोग और हमारा सिस्टम इस आज़ादी की कीमत को समझते हैं? क्या आज़ादी की बात करना सिर्फ फौज की बात करना है, सिर्फ बॉर्डर की बात करना है, सिर्फ पाकिस्तान और चीन की बात करके हम आज़ादी का महत्व समझ सकते हैं? ऐसा नहीं है। हम इस सवाल का जवाब लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हमने राष्ट्र निर्माण से जुड़ी एक अलग तरह की रिपोर्टिंग की है। आज हम स्वास्थ्य सेवाओं में होने वाली क्रांति के बारे में आपको बताएंगे। भारत के मेडिकल क्षेत्र में जब भी बात होती है तो दिमाग में सरकारी अस्पतालों की लंबी लंबी लाइनें और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर होने वाली लूट और अस्पतालों में दवाइयों की कमी की तस्वीर सामने आती है। ये विडंबना है कि आजादी के 69 वर्षों के बाद भी भारत की यह तस्वीर बदली नहीं है। देश में डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, लेकिन समस्या यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किए बिना डिजिटल इंडिया का सपना पूरा हो ही नहीं सकता। ऐसे हालात में हमें दूसरे देशों की तरफ देखना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। इसलिए आज हम अमेरिका में डिजिटल मेडिसिन वाली क्रांति और भारत के अस्पतालों के बाहर लगने वाली मरीजों की लंबी लंबी लाइनों का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। डिजिटल मेडिसिन का मतलब यह है कि डॉक्टर के पास जाए बगैर मोबाइल ऐप्स की मदद से ही पूरा इलाज आपको मिल जाए। आप में से बहुत से लोगों को यह किसी सपने जैसा लग रहा होगा, लेकिन अमेरिका से आई इस महत्वपूर्ण शिक्षा से हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत सुधर सकती हैं। आप में से बहुत से लोगों को यह लग सकता है कि भारत एक विकासशील देश है और अमेरिका एक विकसित देश है, इसलिए इन दोनों देशों के अस्पतालों या मेडिकल क्षेत्र की तुलना कैसे हो सकती है? यह तुलना ही गलत है। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारी रिपोर्ट में 2 अस्पतालों या 2 देशों की तुलना नहीं है, बल्कि हमने अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से क्रांति लाई जा सकती है। यह हमारी डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग है जो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देगी, इसलिए आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही मेडिकल क्षेत्र का भविष्य है। आप खुद देखिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरह की क्रांति आ रही है और हमारा देश किस तरह अपने सिस्टम में बदलाव ला सकता है ताकि आप सबको इसका फायदा मिले। अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड इसको अगर डिजिटल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हम ग्लोबल लेवल पर जितनी मात्रा में फायदा उठाना चाहिए नहीं उठा पाएंगे। डिजिटल क्रांति का सपना देख रहे हमारे देश के लिए अमेरिका से बहुत बड़ी शिक्षा आई है। डिजिटल मेडिसिन। हमें यकीन है कि आप में से बहुत से लोगों ने यह टर्म पहली बार सुना होगा। भारत में जब भी मेडिकल की बात होती है तो अस्पतालों की लंबी लंबी लाइनें, प्राइवेट अस्पतालों की मरीजों से लूट खसोट और सरकारी अस्पतालों में दवाइयों का न मिलना जैसी तस्वीरें ही दिमाग में आती हैं। हमारे देश में बेशक अभी डिजिटल इंडिया के आधारभूत ढांचे की ही बात हो रही हो, लेकिन अमेरिका में मेडिकल क्षेत्र भी पूरी तरह से डिजिटाइज हो चुका है। अमेरिका में हेल्थ केयर इंडस्ट्री और हॉस्पिटल्स में क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो पेशेंट और डॉक्टर के बीच के कनेक्ट को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रही हैं, और उसमें एक अहम जो रोल अदा कर रहा है वो अदा कर रहा है डिजिटल मेडिसिन। क्या है डिजिटल मेडिसिन और क्या कुछ हो रहा है अमेरिका में हेल्थ केयर को लेके? क्या कुछ नई चीज़ें हो रही हैं और क्या कुछ ऐसा हो रहा है जिससे हिंदुस्तान बहुत कुछ सीख सकता है? यह है न्यूयॉर्क का माउंट सिनाई हॉस्पिटल और यह है डॉक्टर आशीष अतरेजा। यह इनकी लैब है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यह मेडिकल लैब नहीं बल्कि कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का ऑफिस लग रहा है। जी हां, आप बिल्कुल सही हैं। यहां इस हॉस्पिटल के लैब में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही हो रही है। यहां एप्स डेवलप हो रही हैं जो मरीजों के काम आएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये ऐप लैब है माउंट सिनाई में। ये बहुत ही यूनिक है
ये पूरी टीम सिर्फ हेल्थ केयर की सॉफ्टवेयर बना रही है और पेशेंट से मिलती है, डॉक्टर से मिलती है और डिज़ाइन करती है, डेवलप करती है और डेटा का पार्ट सारा का सारा ये टीम करती है, 10 लोगों की टीम। ये सार्थक हैं जो कि डेवलप कर रहे हैं और मॉडिफाई कर रहे हैं एक ऐप, आप देख रहे हैं उनके स्क्रीन से। और ये जो ऐप ये जो अभी डेवलप कर रहे हैं ये टेलीमेडिसिन के थ्रू और चैट मैसेजिंग के थ्रू, जैसे कि हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं वैसे ही हमने एक व्हाट्सएप का वर्जन बनाया है सिर्फ हेल्थ केयर के लिए, ताकि डॉक्टर्स और नर्सेज पेशेंट के साथ व्हाट्सएप के थ्रू हमारे प्रोग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकें और उन्हें गाइड कर सकें। अब आपको बताते हैं कि मेडिसिन से जुड़ी हुई ये एप्स कैसे काम करती हैं। भारत के लिहाज से सोचें तो यहाँ अगर आपको किसी डॉक्टर को दिखाना है तो पहले तो अपॉइंटमेंट लीजिए, फिर अस्पताल या डॉक्टर के क्लिनिक में लंबी लंबी लाइनों में लगिए और फिर जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें डॉक्टर आपको देखता है। कई बार आप डॉक्टर से संतुष्ट भी नहीं होते क्योंकि वो आपको पूरा टाइम नहीं दे पाते। लेकिन अमेरिका में डिजिटल क्रांति के द्वारा यह समस्या हल हो गई है। यहां आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत नहीं है। इन ऐप्स पर आप डॉक्टर से चैट कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं और यहां तक कि आपकी तमाम रिपोर्ट्स भी डॉक्टर्स को अपने टैब या कंप्यूटर पर दिख जाएंगी। पेशेंट्स का डेटा पूरी तरह से डॉक्टर्स के पास आता है और हमेशा रहता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक है और वो डेटा पेशेंट्स को भी शेयर होता है। तो पेशेंट्स को पता चल रहा होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या था, हमारी डायबिटीज़ की थी, सारी लैब्स थी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट पेशेंट्स के पास भी होती है। तो इसे कनेक्टेड हेल्थ प्लेटफॉर्म कहते हैं कि जैसे डायबिटीज़ के लिए यह काफ़ी बड़ा मेन स्ट्रीम हो गया है कि अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ का है तो वो ग्लूकोमीटर से अपना शुगर मापता है, तो वो अपने आप ही ब्लूटूथ लिंक के थ्रू वो शुगर का जो वैल्यू है वो ऐप में चली जाती है और फिर इंटरनेट के थ्रू ऐप से वो डॉक्टर्स के हॉस्पिटल में आ जाती है। तो पेशेंट को कुछ भी नहीं करना, वो जैसे ही चेक करेंगे हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और कंप्यूटर की एल्गोरिथम्स ऐसी हैं वो अपने आप पेशेंट को बताएगा कि ये वैल्यू सही है कि नहीं है, इसके बेस पे आप ज़्यादा इंसुलिन लीजिए या कम इंसुलिन लीजिए। ये सिर्फ दिखने में बिल्कुल साधारण ब्लड प्रेशर का है, लेकिन अगर इससे ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं और ये वेइंग मशीन है, वेइंग मेजर करते हैं तो इससे डेटा अपने आप हमारी ऐप में आ जाता है और हमारी ऐप के ज़रिए डेटा डॉक्टर्स के पास और नर्सेज के पास। एक्चुअली इस डिवाइस को डिज़ाइन भी उसी तरीके से किया गया है, बिल्कुल, ताकि ये जो नॉर्मल डिवाइसेस हैं ब्लड प्रेशर नापने के लिए या फिर वजन को नापने के लिए उससे अलग है, उससे अलग है, इनेबल की गई है। बिल्कुल। इसके कई फायदे हैं। एक तो आपका टाइम बचता है और आपकी मेडिकल हिस्ट्री ऑनलाइन रहती है और डॉक्टर के पास होती है। आपका रिकॉर्ड जब चाहे डॉक्टर देख सकता है। ये सिर्फ पेशेंट के पास नहीं है, ये सारा डेटा डॉक्टर्स के पास आता है। तो डॉक्टर्स देख सकते हैं कि मेरे पास अगर 1000 मरीज़ हैं किसी चीज़ के, जैसे मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में IBD ट्रीट करता हूँ, तो वो 1000 मरीज़ों में से कौन सा मरीज़ ठीक नहीं चल रहा और बाकी सारे ठीक हैं। तो जो ठीक नहीं चल रहा उसे मैं अपनी नर्स को कहता हूँ कि वो कॉल करें और उसे जल्दी बुला लें क्लिनिक में। तो इसी तरह मैं अपने पूरे मरीज़ों को मॉनिटर कर सकता हूँ। भारत में ज़्यादातर लोगों को मेडिकल फील्ड के बारे में जानकारी कम है और जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो गूगल के सहारे अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि इंटरनेट पर आपको ये नहीं पता कि कौन सी जानकारी सही है और कौन गलत। इसलिए अमेरिका में मेडिकल की डिजिटल एजुकेशन भी उपलब्ध है। ऐसी तमाम ऐप्स हैं जो आपको हेल्थ एजुकेशन देती हैं। हमारे पास हमने पूरा एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया हेल्थ एजुकेशन का। वो इसलिए कि कोई भी गूगल में जाके इंटरनेट में जाके कुछ भी ढूंढ लेता है, ये नहीं पता चलता कि वो चीज़ सच है कि नहीं है। तो हम डॉक्टर्स ने पूरा इंटरनेट में किसी डिजीज़ का पूरा ये देखा कि ये चीज़ ठीक है जो पेशेंट्स को पढ़नी चाहिए और ये चीज़ ठीक नहीं है। तो हमने वो पूरी की पूरी चीज़ जो कि एजुकेशन का कंटेंट है वो हमने ऐप में डाल दिया। एक्चुअली वो पूरी चीज़ जो गूगल पे है उसको फिल्टर करके जो आपके काम की चीज़ है उसको यहाँ रखा गया। बिल्कुल। तो सिर्फ फिल्टर्ड कंटेंट जो कि डॉक्टर ने वेरीफाई कर रखा है वो आपको मिलेगा इस ऐप के ज़रिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में डॉक्टर दवाइयों के साथ साथ एप्स भी प्रेस्क्राइब करते हैं। अब ये पूरा हेल्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि पेशेंट्स को समझाता है कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं, कैसे लेनी है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या और रोग हो सकते हैं उन्हें, वीडियोस के थ्रू पूरा एक्सप्लेन करता है और इमेजेस के थ्रू। अब ये जो दिखा रहे हैं एग्जांपल, ये IBD का एग्जांपल है जिसमें डिफरेंट टाइप की मेडिसिन्स हैं जो लोग लेते हैं। तो इसमें पूरा वो पढ़ सकते हैं, पूरा वैलिडेटेड फिल्टर्ड कंटेंट है, एक्यूरेट कंटेंट कि मेडिसिन कब लेनी है, कैसे लेनी है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं मेडिसिन के।
ताकि पेशेंट को पूरी नॉलेज रहे। और दूसरा ये होता है कि पेपर का क्या होता है कि कई बार पेपर हम देते हैं तो गुम हो जाता है, पर ये है ऐप के ज़रिए आपके पास हमेशा 24/7 एक्सेस है। तो एक डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भी है एक्चुअली आपके पास। तो अब कोई भी हम मेडिसिन देते हैं उसके साथ हम ऐप देते हैं ताकि उनको पता चले कि मेडिसिन कैसे लेनी है। ऐसा नहीं है कि डिजिटल मेडिसिन की शुरुआत भारत में नहीं हुई है, लेकिन ये अभी शुरुआती स्तर पर ही है। भारत के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मरीज स्काइप के थ्रू डॉक्टर से अपनी समस्याएं रख रहे हैं। इलाज के तौर तरीके हमारे देश में भी तेजी से बदल रहे हैं और खासतौर पर ऐसी फील्ड्स जहां पर मरीज पहले अपनी दिक्कतों को डिस्कस करने में हिचकिचाते थे, उनके लिए भी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हो रहा है। डॉक्टर वोहरा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक में इस वक्त पूरा सिस्टम ऑनलाइन चल रहा है, तो साइकेट्री के पेशेंट्स की अगर बात करें, उनको खासतौर पर कितना फ़ायदा होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए? पेशेंट्स दूर दूर से आते हैं, उनके लिए आसान ये हो गया है कि वो पहले जब इतना बहुत समय लगता था, एक पेशेंट के साथ 2 या 3 लोग आते थे, तो वो जो चीज़ है वो अब घर पर बैठे किसी साइबर कैफ़े पे जाकर वो हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस की बात करें, मनी की बात करें तो बहुत इकोनॉमिकल हो गया, आपको दूर तक जाना नहीं पड़ा और आप घर पर बैठे आपका इलाज संभव है। ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करेंगे मैम, क्योंकि बाहर ट्रैवलिंग आजकल जैसे कि हमारा ट्रैफिक का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है। घर बैठ के आराम से कंसल्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, इजीली कंसल्ट हो जाता है सर से फेस टू फेस और टाइम भी वेस्ट नहीं होता। लेकिन भारत के सरकारी अस्पतालों में हालात अभी भी दयनीय हैं। वक्त पर इलाज नहीं मिलता और बड़े बड़े अस्पतालों में तो तारीख कई महीने और कई बार तो वर्षों के बाद की मिल जाती है। स्थिति ये है अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते कि अब खुद की एक दुकान खोल ली है क्योंकि खर्चा चलाना मुश्किल है। अगर इलाज के पैसे लाने हैं तो कहाँ से लाए जाएंगे? तो अगर इलाज के पैसे चाहिए तो उसके लिए पैसे कमाने पड़ेंगे। तो अब इलाज कराते कराते एक तरफ इलाज कराने की, ठीक होने की टेंशन है और दूसरी तरफ ये टेंशन भी है कि उसके लिए जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा। और इसीलिए एक छोटी सी दुकान भी खोल ली है उसी अस्पताल के सामने। सर, यहाँ दुकान लगाई मैं 1 साल हुई अभी, और पहले 10 साल पहले से इलाज मेरा चल रहा है। अभी हमारा इलाज शुरू हुआ है जी सर। कितने दिन की डेट मिलती है? एक तो हमें एम्स में मिली थी, 1.5 साल की डेट मिली थी। पिछले लिया था हमने 2012 में, फिर अभी ऑपरेशन हुआ है 26 को। समस्या सिर्फ लोगों की भीड़ की नहीं बल्कि दवाओं की भी है। सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलती ही नहीं हैं और बाहर दवाइयां इतनी महंगी हैं कि कई लोग तो इन्हें खरीद भी नहीं पाते। मनमानी करते हैं दवाई वाले भी, जो अंदर भी देते हैं ना सरकारी वाले, मनमानी है उनकी। और जबकि पेशेंट पहले वहाँ जाए, उनको वहाँ दवाई नहीं मिले तब थोड़ी बहुत उसके लिए रह जाता है ना ऑप्शन कि कम दवाई बाहर से खरीदनी पड़ेगी। यहाँ तो पूरी दवाई बाहर से खरीदनी पड़ती है। अधिकतर दवाइयाँ नहीं मिलती हैं अंदर हॉस्पिटल के अंदर। अगर वही दवाई वो दूसरे सॉल्ट में लिख के दे दें, हम दूसरे सॉल्ट में कम से कम दवाई परचेज तो कर सकते हैं। हमें मालूम है कि वही वो सॉल्ट हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है, वो डॉक्टर ही बताएगा। इतनी नॉलेज तो हमें नहीं है, लेकिन डॉक्टर बताएगा तब ना। इतनी बड़ी लाइन है कि आप देख के ही डर जाते हैं। दवाई से पहले तो आप लाइन से डर जाएंगे। आप ओपीडी की रजिस्ट्रेशन से लेकर एंड तक लाइन लगाते रहते हैं। विश्व गुरु बनने का सपना देखने वाले भारत के लिए डिजिटल इंडिया की जरूरत तो है ही, लेकिन उससे भी पहले जरूरत है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने की। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया।